पहली बात, मैं एक्सीडेंटल इंटेलेक्चुअल हूँ। इंटेलेक्चुअल बनने का ना मेरा कोई मतलब सपने में नहीं सोचा था, ना मेरे परिवार में किसी ने सोचा था। हाँ, बाबूजी की बहुत इच्छा थी कि मेरी बेटी प्रोफेसर बने। मेरा तो कम आयु में सारा मन नृत्य में और संगीत में था, और मैं नृत्य संगीत के अध्यापकों को दादाजी माँ से कह के बुलवा भी लेती थी तो बाबूजी भगा देते थे। पढ़ने की रुचि कहाँ से आई? तो माँ से भी आई और बाबूजी से भी आई। बाबूजी अगर आज जीवित होते तो शायद 100 साल होते, यानी उनका जन्म हुआ होगा 1925 वगैरह में। उस कालखंड की दृष्टि से उनकी जो लाइब्रेरी थी वो भी पडरौना जैसे देहात में, और बाबूजी स्वयं इंटरमीडिएट पास नहीं किए थे। तो मैं कालांतर में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय आई और उसके पुस्तकालयों में गई तो मेरे लिए कुछ अजनबीपन नहीं था। बाबूजी के पास से मैंने यूरोप को, अमेरिका को इतना पढ़ा समझा था, और माँ के कारण सारा अपना पुराण वेद और अपने कल्याण के अंक सब पढ़े थे, और बाबूजी के पास हिंदी साहित्य भी मैंने सब पढ़ा था। तो पढ़ाई के संस्कार माँ से भी थे, बाबूजी से भी थे, और उन लोग की गहरी इच्छा थी कि तीनों भाई बहन खूब पढ़े। तो हम तीनों भाई बहन अपने ढंग से पढ़े। भैया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग किए, छोटा भाई एमएस फिजिक्स में किया। मैंने तो बीए किया, एमए प्राइवेट, एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट कर रही थी और विवाह हो गया। और वो विवाह 2-4 महीने चला, घर चली आई, तो जी लगाने के लिए पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के साथ साथ, हाँ ये महत्वपूर्ण है मेरे उस यात्रा में, मैं काठमांडू चली गई। उस समय काठमांडू में भैया मेरे 3 साल जो बड़े हैं, अपने ससुराल वालों के साथ उन्होंने गोदावरी में एक बहुत बड़ा मार्बल माइंस लीज पर लिया था, 1 किलोमीटर बाई किलोमीटर का। तो जो विचार था कि जरा दूर रहेंगे सब चीजों से तो जी बहला रहेगा, और मेरा जंगल पहाड़ पशु सब में रुचि ज्यादा है, तो था कि मैं माइनिंग के काम में लग जाऊंगी। लेकिन वो पहाड़ वहाड़ चढ़ना उतना आसान काम नहीं था। तो मैं वहां त्रिभुवन विश्वविद्यालय बहुत जाती थी। वहां एक सेंटर है सेडा, सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, और एक वो जगह, और एक दो और थी। एक अमेरिकन दूतावास की एक लाइब्रेरी थी, और एक भारतीय दूतावास की लाइब्रेरी थी। तो आप कह सकते हैं मैंने बहुत लंबा समय वहां बिताया, और मेरा एक्सपोजर उस प्रकार के साहित्य और दुनिया से हुआ जो मैं कह सकती हूँ जेएनयू वालों का और दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का नहीं हुआ। और ये सारा अध्ययन रुचि और देशभक्ति के कारण था, क्योंकि कोई कंपल्शन तो था नहीं, कोई कैरियर तो बनाना नहीं था, जी लगाना था। और उस समय मैंने इकोनॉमिक्स बहुत पढ़ा, इतिहास बहुत पढ़ा, मैंने आर्ट बहुत पढ़ा, खास करके भारतीय दूतावास जो लाइब्रेरी थी वो एयर इंडिया के ऑफिस के बगल में थी। वहां पर क्या टूटी मैदान या खूटी मैदान का टुंडी खेल, बहुत विशाल मैदान है, उसी के सामने ये लाइब्रेरी थी। तो मैंने आर्ट को और आर्किटेक्चर को भारतीय बहुत पढ़ा। और मेरे मझले मामा जी, ललित मामा जी, आर्ट के बड़े कनोशियर थे। तो वो जब काठमांडू आते थे तो मैं, आप तो खूब मिले हैं मामा जी से, तो मामा जी के साथ भक्तपुर, हनुमान ढोका, पाटन बहुत जाती थी, और मामा जी बहुत मुझे समझाते थे। तो मैंने भारतीय मन, भारतीय चित्त, भारतीय वैभव, भारतीय सामर्थ्य, भारतीय कला और भारतीय अध्यात्म को
काठमांडू में बैठ के मामा जी के साथ और उस लाइब्रेरी के साथ बहुत समझा, और इसी के हाँ, साथ बाबूजी के पुस्तकालय में यूरोपियन हम्म, आर्ट पर तो नहीं, लेकिन 5-7 बड़ी पुस्तकें थी। हम्म, तो जैसे, और ये सब मैं किसी प्रयोजन से नहीं कर रही थी, रुचि से कर रही थी, और घर वालों का बड़ा इंकरेजमेंट था कि मन मेरा वो टूटे विवाह से बहला रहे। तो व्यापार तो मैंने कम किया है, जंगल जानवर पेड़ ये सब ज्यादा किया। हमारे यहाँ शेर के बच्चे भी उतर आते थे गोदावरी के माइंस में जाड़े के दिनों में, अरे हाँ, मैंने तो नहीं देखा अच्छा, कि मैं यही हम्म, करती थी जी। तो मेरा उस समय इरादा था गोदावरी हम्म, बोटेनिकल गार्डन को देखकर बाद में कि मैं माली बन जाऊं। और प्रकृति से और वाह, बागवानी से मेरा कैसा प्रेम है आपको पता है। हाँ हाँ, खूब पता है। तो ये एक्सीडेंटल इंटेलेक्चुअल मैं ऐसे बनी कि विवाह के बाद जब लौट के आई घर, तो एमए फाइनल किया। ये मैंने किया 75 जुलाई उलाई में रिजल्ट आया, और 75 के दिसंबर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आर एन भार्गव साहब के साथ पीएचडी का रजिस्ट्रेशन किया। तो हाँ, अपने उस पीएचडी के लिए काठमांडू पडरौना बनारस में घूम रही थी, और मेरी हम्म, अध्ययनशीलता वो चल रही थी। तो मैं शांता दीदी के घर में रहती थी, लंबी कहानी है, जब जाती थी 10-15 दिन। तो वहां हाँ, विमेंस हाँ, कॉलेज की प्रिंसिपल थी प्रोफेसर सरोजनी वार्ष्णेय। जी, तो वो कभी आई, और मेरे को देख के हम्म, सामान्यतः लोग प्रभावित हो जाते थे। अभी भी तेज तर्राटपन, कम आयु में अधिक तेज तर्राटपन था। तो उन्होंने कहा, और डॉक्टर उषा किरण मेहरा वहां अर्थशास्त्र की प्रोफेसर थी। हाँ, तो जी डॉक्टर जी उषा जी, किरण मेहरा, शांता जी और वीणा व्यास जी तीनों बहुत घनिष्ठ मित्र थी। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे अर्थशास्त्र की जो अध्यापिका है छुट्टी पर है, तो कुसुम 1 महीना पढ़ा देगी क्या। तो ये था कि कुसुम तो फ्री में पढ़ा देगी, इसको पैसा वैसा तो देना नहीं पड़ेगा। वह प्रसिद्ध था, अच्छा, क्योंकि हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डोनर मेंबर्स भी थे। हम्म, तो उस नाते परिवार का एक ऑरा कहते हैं वो था। तो वो जो पढ़ाने में गई, एक्सीडेंटल इंटेलेक्चुअल, फिर वहीं से घूम के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में भी किसी झमेले के तहत मेरे को कहा गया कि अप्लाई कर दो। 2 गुट लड़ रहे थे, तो दोनों एक दूसरे को काट रहे थे, तो मेरा नाम दोनों ग्रुप ने कहा अप्लाई कर दो। तो मेरे को भी मजा आया, मैंने भी अप्लाई कर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद भी मैं बहुत साल तक यूनिवर्सिटी की नौकरी तो नहीं करना चाह रही थी। तो जो आपने कहा सुख सुविधा वाली बात, उससे, और जो दूसरी बात आपने पूछी, उसका तो मैं ये कह सकती हूँ, मेरे अपने जीवन में पडरौना में, यानी बाबूजी दादाजी भैया लोग अड़ोसी पड़ोसी ताऊ जी लोग खेतान लोग जिनसे भी उठना बैठना था, बेटियों को ऐसे। फिर दोनों भाइयों का जहाँ विवाह हुआ, तो भैया का विवाह विराटनगर में हुआ, काठमांडू में उन लोग का था, वहां के वो लोग बड़े आदमी थे। छोटे भाई का जहाँ विवाह हुआ, तो लालू यादव का सारा फाइनेंस वहीं पर, जिसको कहते हैं पार्क, होता था जीतपुरा हाउस में, बिहार में सब जानते हैं। इन सब जगह में माने सबको एक प्राइड था कि ये इतनी होशियार है। अभी कथा में धीरे और आगे बढ़ाऊंगी, उसी क्रम में हाँ जिस क्रम हाँ, में ये कथा मेरे आगे खुली। अच्छा, अभी उस इसके अलावा लोगों के भी समझ में आएगा। का काठमांडू में हम्म, जब मैं जाती थी, तो माँ बोलती थी खूब जाओ यूनिवर्सिटी वगैरह, लेकिन बस से जाओ। बस से क्यों जाओ, जिनके बीच में उठती बैठती हो उनके साथ बराबरी होना चाहिए, भारीपन नहीं होना चाहिए कि कोई बड़े घर की आ रही है। भैया का था कि सब जगह जाओ, लेकिन अपनी कार से जाओ, तो भैया लोग को कोई चिंता न रहे कि कहाँ गई, अकेले गई, कब आएगी, क्या आएगी। तो खैर, हम माँ वाले थे, तो बस में जाना, दोस्तों के साथ घूमना,
तो मेरा हर जगह जो अनुभव आया, मेरा निज का अनुभव, घर में, परिवार में, पडरौना के अड़ोस पड़ोस सामाजिक जीवन में, बनारस में, काठमांडू में, सेडा में, भुवन यूनिवर्सिटी में, मानो कि मैं किसी घोंसले की पंछी हूं, पूरी तरह सुरक्षित और पूरी तरह पैम्पर्ड। धर्मपाल जी तो कहते थे जब उनकी मुलाकात मेरे से हुई रूट्स लिखने के बाद 88-89 में, तो बाद में 90 वगैरह में कहते थे, यू ऑलवेज टेक द प्रिविलेज ऑफ ए यंग डॉटर। तो संघ हुआ, भाजपा हुआ, और जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वह पढ़ाने लगी तो काशी में एक से एक दिग्गज, पंडित यनंदन उपाध्याय जी, इतने बड़े वहां के वैद्य, पंडित राजमोहन उपाध्याय जी, पंडित इतने बड़े उपाध्याय। ज्योतिषी, जिनके बेटे हैं चंद्रमौली उपाध्याय जी, और लॉ कॉलेज के ढोलकिया साहब प्रोफेसर, और 3 वाइस चांसलर, डॉक्टर हरि गौतम, और उसके बाद डॉक्टर इकबाल नारायण, और तीसरे का रस्तोगी साहब। तो मतलब जैसे कह सकते हैं कि वो जैसे वो राजा जी नेशनल फॉरेस्ट में शेरनी या शेरनी की शाविका छोटी बच्ची घूमती होगी, मैं अपने जीवन में मेरा यही अनुभव आया। और मेरी एक मित्र थी अरुणा सिन्हा जी, तो उन दिनों काशी में रात को संगीत के बड़े प्रोग्राम होते थे, रिम्पा कहते थे। तो हम लोग रात को जाते थे 10, 11, 12 बजे, लौटते थे 3 बजे, 2 सहेलियां, और आयु क्या 25, 26, 30 साल की, रिक्शा में बैठ के चले जा रहे हैं और रिक्शे में बैठ के आ रहे हैं। तो जिन बनारस के लोगों को बाकी लोग थोड़ा गुंडा, थोड़ा बदमाश, थोड़ा उत्पाती कहेंगे, तो हम लोग ठाठ से रिक्शा लेते थे, और रिक्शे वाला भाई झकझक करता था उसको लेके कि कितना रुपया वो लेगा, हम वो जो कहता था हम लोग कम कहते थे, तो कहीं एक तरफ से आवाज आती थी, ए चुपचाप बैठा के ले जाके छोड़ दो, जितना देवे लिहा। और हम लोग इस आनंद से रिक्शे पर बैठते थे कि मानो जनकपुरी में भगवती सीता की सवारी जा रही हो, दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो मुझे बहुत ये सुंदर, सब का बहुत किसने किसने दिया? पडरौना के लोगों ने, काशी के लोगों ने, काठमांडू के लोगों ने, और मेरी ननिहाल पटना में काशी बाबू कटारू का, माने वो भी अपने में एक दबदबा थे। ये गफूर मियाँ, आपको जेपी आंदोलन के समय गफूर गफूर करके चीफ मिनिस्टर थे, अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री। मेरे आंख का देखा हुआ है, गाड़ी आई उसकी, और नाना जी बोले बोलो नहीं मिलेंगे, ये हम आंख देखा बता रहे हैं। तो अब चौकीदार तो बेचारा समझता नहीं है चीफ मिनिस्टर है कि कौन है, बोले बाबू कह रहे हैं मिलना जरूरी है, तो आ जाओ। तो वो आए, नाना जी उनको आने दिए, और फिर बंबई से मामा जी के ससुराल से लाल केले आते थे। और मामा जी का ससुराल कौन था? परसरामपुरिया, बुलियन किंग ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी एचपीएम वहां जाती थी। तो बैकग्राउंड तो वो था, लेकिन अनुशासन भी बहुत कठोर था। जैसे ही हम टीचिंग के लिए गए, तो फिर एक ये हुआ कि एक घर किराए पर ले दो, घर में रहे, तो घर किराए पर हो गया, तो 1100 मेरी तनख्वाह थी और 800 रुपया उस घर का किराया था। तो दादाजी बोले कि जब रही रही है, तो दादाजी का एक ही था कि मतलब सैलरी नहीं लेना है, तो खैर वो कथा बाद में सुनाऊंगी। तो दादाजी बोले गाड़ी भेज दो, ड्राइवर भेज दो, एक दाई भेज दो, और नौकर तो एक से काम चल जाएगा। तो बाबूजी ने कहा यही सब करनो है, तो छोरी न घर में ही राख लो, और उसको अगर बनारस रहना है तो एक अध्यापक की तरह रहे। और बाबूजी को मकान का किराया नहीं बताया गया था, उनको कहा गया था कि 300 या 400 रुपया है कुछ, या 500 रुपया किराया है, नहीं तो वो 800 सुन लेते तो शायद हमको उसमें रहने भी ना देते।
तो दो चीजें, पारिवारिक बैकग्राउंड चाहे जितना बड़ा था, अनुशासन ये था कि हम आर्ट्स कॉलेज लंका से जाते थे पढ़ाने, तो कुछ दिन मेरे को 2 बार जाना पड़ता था। तो बाबूजी का ये था कि एक बार रिक्शे से जा सकती हो, दोबारा पैदल। और मुझे जहां तक ध्यान है, 4 आना या 8 आना रिक्शे का किराया था, और वो बाबूजी नहीं देने देते थे। और हम लोग के यहाँ का जो मैनेजर होता था, वो सेवरलेट गाड़ी में चलता था, और हमको रिक्शा भी अनुमति नहीं थी। अध्यापक बनना है तो अध्यापक की तरह रहो। तो ये शायद बाबूजी का अनुशासन था। डायरेक्ट अनुशासन तो बाबूजी ही करते थे, माँ तो नहीं करती थी, दादाजी तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जिसको कहते हैं लडेसर मारवाड़ियों में, तो काशी में मैं शायद सबकी लडेसर थी। और अब बाद जब प्रोफेसर अमरीक सिंह से एक बार बात हुई और मैंने एनालिसिस किया, उन्होंने एनालिसिस किया, तो ये समझ में आया कि हिंदू समाज, भारतीय समाज, यदि आप में गुण है, उसको पहचानता है और उसका माली की तरह पोषण करता है। और इसके और कई चीजें हम बताएंगे। तो काशी में तो मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं किसी अनजान जगह पे हूं। तो उसका एक और बहुत बड़ा कारण था, काशी में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसमें स्त्री शिक्षा का जो आवाहन था, तो मैं तो गई मान लीजिए 1975 में, स्थापना है शायद 1925 के पहले की, 50-60 साल। 1919 के। तो उसके 19 की है। प्रारंभिक दिनों में, हाँ, भारत के मतलब टॉप मोस्ट फैमिलीज की कन्याएं वहां पढ़ने आती थी। तो काशी को अभ्यास था, मतलब एक अविवाहित या विवाहित या डाइवोर्स्ड एकाकी विदुषियों के साथ रहने की। और शायद ये परंपरा वहां इसीलिए चली क्योंकि ये परंपरा शायद और बहुत हजारों साल पुरानी थी। तो मुझे नहीं ध्यान है कि मुझे कभी किसी प्रकार के पुरुष से लाड़, संरक्षण, और जिसको कहते हैं कृष्णकांत जी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए, वे हरदम मुझे कहते थे कि कुसुम, योर फैमिली हैज पैम्पर्ड यू एंड स्पॉइल्ड यू। तो मैं कहती थी बिल्कुल नहीं, दे न्यू मी एंड दे नर्चर्ड मी द वे आई शुड हैव बीन नर्चर्ड एंड नरिश्ड। तो इस मायने में हम कह सकते हैं, अब देखिए मैंने कृष्णकांत जी का ही नाम लिया, अभी तो और बहुत से नाम आएंगे। सबका मुझे केवल लाड़ ही लाड़ मिला। और लाड़ इस अर्थ में कह सकती हूँ कि मेरे विरुद्ध 15 लोग खड़े हुए हल्ला कर रहे हैं कि अपना चलाती है, और हम अपना कोई और नहीं चलाते थे एकेडमिक मामलों में, और उस सब विरोध को ये लोग यूं संभाल देते थे। तो मुझे पुरुषों से कोई तकलीफ हो, ये तो मेरी कल्पना की बाहर। एक दूसरा, मैंने अपने परिवेश में अन्य किसी स्त्री को नहीं देखा था जिसको पुरुष से संरक्षण, आदर, बल्कि मैं कह सकती हूँ सभी स्त्रियां प्रिविलेज्ड ही थी हमारे यहाँ। और केवल मेरे घर में नहीं, अड़ोस पड़ोस चारों तरफ भाई। मैंने तो ये पगलेट एक शब्द हमारे यहाँ चलता है ईस्टर्न यूपी में, तो जिसको हम मनोरोगी कहते हैं, हम लोग पगलेट कहते हैं। तो ये पगलेट सब जिनकी चर्चा आपने की साहित्य में, अब मैं जो एक्सीडेंटल इंटेलेक्चुअल हूँ, इंटेलेक्चुअल की भाषा में कह रही हूँ, ये पिछले जन्म में पाप संचय की हुई स्त्रियां हैं। क्योंकि इनकी भाषा के विषय में सोनाली जी ने मुझे बताया, और मैंने 2-4 का थोड़ा बहुत पढ़ा। और एक आपके मित्र जो थे दिल्ली आईटी वाले प्रोफेसर वागीश वागीश शुक्ल जी,
हाँ, उनकी एक आध कविता पढ़ी, तो हमको लगा ये सब पगलेट है। और भारत में रह के, हिंदू घर में जन्म लेके, ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ घरों में जन्म लेके, अगर ये सब हैं, पिछले जन्म का पाप सर पे चढ़ के बोल रहा है।